नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जेपीएससी जेट एग्ज़ाम 2026 के लिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का फर्स्ट थिंकर कन्फ्यूशियस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कंप्लीट थ्योरी प्लस एमसीक्यू। कन्फ्यूशियस का जो टाइम पीरियड है वह है 551 से 479 BC यानी कि ईसा पूर्व। तो इसके टाइम पीरियड को यानी कन्फ्यूशियस के बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि आपके जेपीएससी जेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे जितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे उसको हमें टैकल करना है। और आप सभी को पता होगा कि जेपीएससी के द्वारा जेट एग्जाम का जो तारीख डिसाइड किया गया है वह 29 मार्च है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये हम लोग का वर्ल्ड मतलब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स का ये पहला टॉपिक है कन्फ्यूशियस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कन्फ्यूशियस का हम लोग जीवन परिचय के बारे में देखेंगे कि कन्फ्यूशियस का जो जीवन परिचय हुआ वो कैसे स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके प्रारंभिक जीवन और इसकी पृष्ठभूमि की। तो कन्फ्यूशियस का जो जन्म होता है वह 551 ईसा पूर्व में चीन के लू प्रांत यानी कि अभी के वर्तमान में शेनडोंग प्रांत में हुआ था। कहाँ? तो अभी का शेनडोंग प्रांत में हुआ था। उस टाइम उस प्रांत का नाम क्या था? तो लू राज था। क्या? तो लू राज था। और जन्म कब हुआ था? तो 551 ईसा पूर्व में हुआ था। फर्स्ट कंफ्यूजन दूर हुआ कि जन्म कब हुआ था? तो 551 ईसा पूर्व। कहाँ? तो लू राज में अभी के शेनडोंग प्रांत में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। मूल नाम यानी कन्फ्यूशियस जो था वो उनका वास्तविक नाम नहीं था। उनका वास्तविक नाम था क्या? तो कोंग क्यू नाम था। क्या था? तो कोंग क्यू नाम था। बाद में उन्हें कोंग फूजी कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है मास्टर कोंग। यानी कन्फ्यूशियस का जो रियल नेम था वो क्या था? तो कोंग क्यू था। क्या था? तो कोंग क्यू था, जो इसको बाद में उन्हें कोंग फूजी कहा जाने लगा, और जिसका अर्थ होता है क्या? तो मास्टर कोंग। और इसी का लैटिन रूप क्या है? कन्फ्यूशियस है। क्या है? तो मास्टर कोंग को ही लैटिन में कन्फ्यूशियस कहा जाता है। अब हम बात करते हैं उनकी पारिवारिक स्थिति की। वैसे तो जन्म कन्फ्यूशियस का कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन गरीब होते हुए कुलीन परिवार में हुआ था। कहाँ? तो गरीब होते हुए कुलीन परिवार में हुआ था। यानी कि जब कन्फ्यूशियस मात्र 3 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। यानी कन्फ्यूशियस जब मात्र 3 साल के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया, और उनका लालन पालन जो था उनकी माता ने अत्यंत गरीबी और संघर्ष के बीच किया। कन्फ्यूशियस का जो लालन पालन हुआ यानी उनकी माता जी के द्वारा, तो बहुत ही गरीबी और संघर्ष के बीच में किया। किसका? तो कन्फ्यूशियस का। अब आगे हम लोग बात करते हैं उनकी शिक्षा की। तो गरीबी के बावजूद कन्फ्यूशियस में सीखने की तीव्र ललक थी। गरीबी के बावजूद भी कन्फ्यूशियस में जो सीखने की ललक थी वो बहुत ही तीव्र थी। कैसी थी? तो बहुत ही तीव्र थी। उन्होंने स्वयं को प्राचीन इतिहास, अनुष्ठानों और संगीत की शिक्षा दी। किसने? कन्फ्यूशियस ने अपने आप से, स्वयं से प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी की, रिचुअल्स के बारे में जानकारी ली और संगीत की शिक्षा खुद को दी। उनका मानना था कि प्राचीन झोउ राजवंश के मूल्य ही समाज को बचा सकते थे, और कन्फ्यूशियस का मानना था कि चीन की जो समाज था उसको प्राचीन झोउ राजवंश के मूल्य ही बचा सकता था। अब हम लोग बात करते हैं कन्फ्यूशियस के कैरियर और राजनीतिक सफर की। तो शुरुआती कार्य में अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उन्होंने शुरुआत में एक खजांची यानी कि बुक कीपर और सार्वजनिक भूमि व पशुओं के देखभाल करता जैसे छोटे पदों पर कार्य किया। शुरुआत में जब उनके पापा जी का देहांत हो गया और मम्मी जब उनकी पालन पोषण करके उसकी परवरिश की, उसके बाद शुरुआती दिनों में अपने घर के खर्च के लिए यानी भरण पोषण के लिए कन्फ्यूशियस ने खजांची यानी कि बुक कीपर का कार्य किया, और सार्वजनिक भूमि और पशुओं की देखभाल करके जो कुछ धन था वो इकट्ठा कर लिए, ताकि अपना घर का जो खर्च है वो चला सके, अपनी आजीविका को सुचारू रूप से चला सके।
उसके बाद हम देखते हैं राजनीतिक उत्थान। अपनी योग्यता और ज्ञान के बल पर वे लू राज्य में ऊंचे पदों पर पहुंचे। कन्फ्यूशियस जो थे अपनी ज्ञान और अपनी योग्यता के बल पर लू राज्य के सबसे ऊंचे पदों पर पहुंचे। लगभग 50 वर्ष की आयु में उन्हें लू राज्य का न्याय मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ क्राइम नियुक्त किया गया। क्या किया गया? तो लू राज्य का न्याय मंत्री नियुक्त किया गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं प्रशासनिक सफलता की। उनके कार्यकाल में अपराधियों या अपराधों में भारी कमी आई और राज्य में न्याय व्यवस्था मजबूत हुई। उन्होंने शासकों को नैतिक आचरण के माध्यम से प्रशासन चलाने की सलाह दी। प्रशासनिक सफलता में अगर हम बात करते हैं तो कन्फ्यूशियस के कार्यकाल में अपराध में भारी कमी आई और न्याय व्यवस्था मजबूत हुई। पहला तो अपराध में भारी कमी आई, उसके बाद न्याय व्यवस्था मजबूत हुई। उन्होंने शासकों को नैतिक आचरण से दैट इज मोरल बिहेवियर से प्रशासन चलाने की सलाह दी। अब अगला हम लोग बात करते हैं वैचारिक संघर्ष और निर्वासन की। इस्तीफा, पहला इस्तीफा। लू राज्य का शासक जब पड़ोसी राज्य द्वारा भेजे गए उपहारों जैसे सुंदर नर्तकियों और घोड़ों के लालच में फंसकर अपने राजकाज और अनुष्ठानों की अनदेखी करने लगा तो कन्फ्यूशियस निराश हुए। क्या हुए? तो कन्फ्यूशियस जो हुए अत्यंत निराश हुए और अपने सिद्धांतों से समझौता न करते हुए उन्होंने अपने पद को से इस्तीफा दे दिया। कन्फ्यूशियस जो थे वो जब लू राज्य के शासक यानी कि राजा जब थे, उनको पड़ोसी राज्य द्वारा भेजे गए उपहार जिसमें से सुंदर नर्तकियां और घोड़े थे के लालच में फंसकर जो थे राजा अपने राजकाज और अनुष्ठानों की अनदेखी करने लगा। मतलब सही से अपना राजकाज और जो भी होता था राज्य के अंदर जितने भी था कुछ काम होता था उनको अच्छा से नहीं कर पाता था। तो कन्फ्यूशियस जो थे उनसे अत्यंत निराश हो गए और कन्फ्यूशियस ने क्या किया? अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिए। किससे? तो अपने पद से जो न्याय मंत्री बनाए गए थे उससे इस्तीफा दे दिए। उसके बाद हम देखते हैं 14 वर्ष का भटकाव। जब वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए तब कन्फ्यूशियस ने चीन के प्रांतों का भ्रमण कर लिया और 14 वर्ष उसमें मतलब एक प्रांत से दूसरे प्रांत में भ्रमण किया। उसी को बोला गया है 14 वर्ष का भटकाव। 497 ईसा पूर्व के आसपास उन्होंने लू राज्य छोड़ दिया। लगभग 13 से 14 वर्षों तक वे अपने शिष्यों के साथ चीन के विभिन्न राज्यों जैसे वेई, सोंग, चेन में भटकते रहे। दैट मीन्स भटकते नहीं बोल सकते इसको कि भ्रमण करते रहे। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं उद्देश्य। उसका जो भ्रमण का उद्देश्य जो था यानी कि भटकना या भ्रमण का जो उद्देश्य था उसका मुख्य उद्देश्य था एक ऐसे दार्शनिक शासक की तलाश करना जो उनके सद्गुणों द्वारा शासन चलाए। मतलब उनके सद्गुणों द्वारा शासन के राजनीतिक आदर्शों को अपने राज्य में लागू करने के लिए तैयार हो। हालांकि उन्हें इसमें कोई विशेष राजनीतिक सफलता नहीं मिली क्योंकि उस वसंत और शरद ऋतु के युद्धरत दौर में शासक जो थे वो सैन्य शक्ति में अधिक रुचि रखते थे। मतलब जब वो भ्रमण करने के लिए निकले किसके? तो दार्शनिक शासक के खोज में जब निकले तो उन्हें ऐसा शासक तो नहीं मिल पाया। मतलब शासक वो चाहते थे कि उनके सद्गुणों द्वारा शासन हो यानी कि मॉरल बिहेवियर के अनुसार जो उसका शासक है वो शासन करे। और क्योंकि उस टाइम वसंत और शरद ऋतु के युद्धरत दौर में शासक जो थे वो सैन्य शक्ति में अधिक रुचि रखते थे, इसलिए ऐसे दार्शनिक शासक कन्फ्यूशियस को मिलना नामुमकिन था। आगे हम लोग बात करते हैं एक महान शिक्षक के रूप में वापसी। लगभग 68 वर्ष की आयु में कन्फ्यूशियस वापस अपने गृह राज्य लू लौट आए। कहाँ? तो गृह राज्य लू जो है वो लौट आए। कितने वर्ष की उम्र में? तो 68 वर्ष की उम्र में। शिक्षा में योगदान। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने पूरी तरह से शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें चीन का पहला निजी शिक्षक माना जाता है। कन्फ्यूशियस को चीन का
पहला निजी शिक्षक माना जाता है, यानी कि फर्स्ट प्राइवेट टीचर माना जाता है। उन्होंने कुलीन वर्ग के एकाधिकार को तोड़ते हुए सभी वर्ग के छात्रों को शिक्षा प्रदान की। क्या होता था ना कि शासक जब था, राजा का शासन होता था, तो उसमें सबसे पहले कुलीन वर्गों को ही शिक्षा दिया जाता था, निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा नहीं दिया जाता था। तो इस परंपरा को तोड़ने का जो कार्य है वो कन्फ्यूशियस के द्वारा ही किया गया। सबसे पहले कुलीन वर्गों के एकाधिकार को तोड़ा और सभी वर्ग के छात्रों को शिक्षा प्रदान की। उनका जोर योग्यता पर था, जन्म पर नहीं। वे मानते थे कि योग्यताएं जो है ना वो कर्म से आती है, जन्म से नहीं। इसलिए उन्हें बोला कि सीखने का जो अधिकार है या शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है वो सभी को है, सिर्फ कुलीन वर्ग के बालकों को नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं साहित्यिक कार्य। इसी दौरान उन्होंने प्राचीन चीन के ग्रंथों का संकलन और संपादन किया, जिन्हें आज 5 क्लासिक्स के रूप में जाना जाता है। और उसी दौरान कन्फ्यूशियस ने प्राचीन चीनी ग्रंथों का संकलन और संपादन किया, जिनको आज हम लोग 5 क्लासिक्स के रूप में जानते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं निधन और विरासत की। निधन 479 ईसा पूर्व में 73 वर्ष की आयु में कन्फ्यूशियस का जो होता है निधन हो जाता है। कितनी? तो 479 ईसा पूर्व 73 वर्ष की आयु में कन्फ्यूशियस का निधन हो जाता है। उनके जीवन काल में उनके विचारों को राज्य स्तर पर नहीं अपनाया गया, मतलब जब उन जीवित थे तब उनके विचारों को राज्य द्वारा नहीं अपनाया गया या राज्य स्तर पर नहीं अपनाया गया। लेकिन उनके निधन के बाद उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों और संवादों को द एनालेक्ट्स नामक पुस्तक में संकलित किया। किसमें? तो द एनालेक्ट्स नामक पुस्तक में कन्फ्यूशियस के विचारों और संवादों को संकलित किया गया। आगे हम बात करते हैं हान राजवंश, जिनका कार्यकाल जो था वो 206 ईसा पूर्व से 220 ईसा पूर्व के दौरान कन्फ्यूशियसवाद को राज्य की आधिकारिक विचारधारा बना दिया गया। किसको? तो कन्फ्यूशियसवाद को हान राजवंश ने आधिकारिक विचारधारा बनाया, जिसने अगले 2000 वर्षों तक चीनी राजनीति, समाज और सिविल सेवा परीक्षाओं को गहराई से प्रभावित किया। यानी कन्फ्यूशियसवाद जो था वो हान डायनेस्टी के बाद भी लगभग 2000 वर्षों तक चीनी राजनीति, समाज और सिविल सेवा परीक्षाओं को गहराई से प्रभावित किया। बात करते हैं हम लोग ऐतिहासिक संदर्भ में, तो जो कन्फ्यूशियस का जो काल था वो बसंत और शरद ऋतु लगभग आप बोल सकते हैं कि 551 से 479 ईसा पूर्व के बीच था। कौन सा? तो वसंत और शरद ऋतु के बीच था। यह चीन की राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध और नैतिक पतन का दौर था। जो वसंत और शरद ऋतु का जो दौर था वह राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध और नैतिक पतन का दौर था। झौ राजवंश अपना नियंत्रण खो रहा था और उसका जो उस टाइम का जो झौ राजवंश था वो अपना नियंत्रण खो रहा था। समाज में फैली अराजकता को समाप्त कर एक सामंजस्यपूर्ण समाज यानी कि सोशल ऑर्डर और शांतिपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना था। यानी कि कन्फ्यूशियस का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था कि समाज में सामंजस्यपूर्ण समाज और शांतिपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना था। किसका? तो कन्फ्यूशियस का यह मुख्य उद्देश्य था। अब हम लोग बात करते हैं मूल अवधारणा की, यानी कि कोर कंसेप्ट की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रट जाइएगा, ये एग्जाम में 100% आता है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है रेन, दैट इज इसको बोलते हैं मानवता। यह कन्फ्यूशियस के दर्शन का सर्वोच्च नैतिक गुण है। रेन जो है यानी मानवता जो है वो दर्शन का सर्वोच्च नैतिक गुण है और जिसका अर्थ होता है दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम, यानी दूसरों के प्रति दया भाव, प्रेम जो होता है उसी को बोलते हैं रेन। और यह आंतरिक भलाई है। क्या है? ये इनर है, आंतरिक है, मतलब अंदर से ये भावना होनी चाहिए, बाहरी किसी के दबाव या फोर्स से नहीं होना चाहिए। तो रेन क्या है? यह आंतरिक भलाई का एक भावना है, दैट मीन्स नैतिक गुण है। दूसरा है ली, यानी कि उचित आचरण, यानी कि प्रॉपर बिहेवियर। रेन की बाहरी अभिव्यक्ति ली है,
रेन जो है वो आंतरिक है, लेकिन उसकी बाहरी अभिव्यक्ति कौन है, तो वह ली है। इसमें सामाजिक मानदंड, शिष्टाचार, अनुष्ठान शामिल होते हैं, यानी कि सामाजिक में कैसे आपको रहना है, उठना है, बैठना है, ये सभी किस में आ जाते हैं, तो ली के अंतर्गत आते हैं। शिष्टाचार यानी बड़ों के साथ, छोटों के साथ कैसे व्यवहार करना है, ये सभी किसमें, शिष्टाचार में आते हैं। अनुष्ठान दैट मीन्स शादी विवाह का किस तरह से पालन किया जाना चाहिए, उसका किस तरह से निभाना चाहिए, वो सभी किस में आते हैं, तो वो आते हैं ली में। और बिना ली के रेन अभिव्यक्ति नहीं किया जा सकता है, यानी कि जब तक ली अच्छे से नहीं हो, दैट मीन्स बाहरी अभिव्यक्ति नहीं होती है ठीक से, तो आंतरिक अभिव्यक्ति वो नहीं हो पाएगी, यानी कि जो नैतिक गुण का विकास होगा वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाहर से लोग सीखते हैं तभी उसको सीख के आंतरिक ग्रहण करते हैं। इसलिए जो ली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स उचित व्यवहार यानी कि उचित आचरण जो है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जी आवो यानी कि पितृभक्ति की, दैट मीन्स परिवार के प्रति सम्मान और निष्ठा, विशेषकर माता पिता और पूर्वजों के प्रति। कन्फ्यूशियस के अनुसार राज्य परिवार का ही एक बृहद रूप है। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि अपने परिवार के प्रति हमेशा सम्मान और निष्ठा पूर्वक रहना चाहिए, मतलब परिवार के हमेशा कहीं भी हो परिवार का हमेशा सम्मान करना चाहिए, विशेषकर माता पिता और पूर्वजों की। माता पिता एक बार आजकल के बच्चों क्या होते हैं, डांट देते हैं तो माता बच्चे क्या होते हैं, तुरंत मुंह फुला लेते हैं और माता पिता को ही छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है और अपने पूर्वजों का हमेशा सम्मान करना हो, चाहे वो कैसे भी हो, वो हमारे पूर्वज होते हैं, उनको सम्मान करना ही है। ये किस कौन कहते हैं, तो ये कन्फ्यूशियस कहते हैं कि हमेशा माता पिता और अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, उनसे रूठना नहीं चाहिए, चाहे वो कितनों भी बाल बच्चे को अपने बोलते हैं, उनको भलाई के लिए ही बोलते हैं। अपने बाल बच्चों के प्रति कोई भी माता पिता जो होते हैं वो गलत नहीं होते हैं, वो हमेशा अच्छे ही होते हैं। और कन्फ्यूशियस कहते हैं कि राज्य जो है ना वो परिवार का ही एक विस्तृत रूप है। जिस प्रकार मान लीजिए कि आपका परिवार ही एक राज्य है, तो उसी का विस्तृत रूप क्या है, वो पूरा राज्य या प्रांत होता है। वो किनका कथन है, तो कन्फ्यूशियस का कथन है। आगे हम लोग बात करते हैं ई दैट मीन्स न्याय की। नैतिक रूप से सही कार्य करना, यह स्वार्थ के बजाय कर्तव्य की भावना से कार्य करने पर जोर देता है, यानी कि ई जो है वो नैतिक रूप से कोई भी कार्य हो वो नैतिक होना चाहिए, मतलब उसमें से जो कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा किसी को किसी प्रकार से प्रॉब्लम या समस्या नहीं होना चाहिए। जो आप कार्य कर रहे हैं, अगर आप जो कार्य कर रहे हैं उससे अगर किसी को समस्या हो रही है, किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो फिर आपका नैतिक कार्य नहीं है, मोरल कार्य नहीं है, क्योंकि आपकी कार्य की वजह से किसी दूसरे की भावना को ठेस पहुंच रही है। तो यह जो है यह स्वार्थ के बजाय कर्तव्य की भावना से कार्य करने पर जोर देता है। कौन, तो ई। अगला है जुंजी। जुंजी दैट मीन्स आदर्श शासक, यानी जुंजी की जो अवधारणा है वो किससे जुड़ी हुई है, यह कन्फ्यूशियस से जुड़ी हुई है। और यह वह व्यक्ति है जिसने रेन और ली को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया हो, यानी कि आंतरिक और बाहरी नैतिकता जिसके अंदर पूरी तरह से आत्मसात हो उसी को बोलते हैं जुंजी। जुंजी जन्म से नहीं बल्कि कर्म और शिक्षा से बनता है। जुंजी जो व्यक्ति है वो कर्म से और शिक्षा से बनता है, वो जन्म से ही नहीं बनता है, क्योंकि पहले जो होता था राज्य शासित शासन में राजा का बेटा ही राजा बनता था। तो वो तो सही था कि राजा का बेटा राजा बन रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि राजा अगर अच्छा शासक है तो उसका बेटा भी अच्छा शासक बने। तो इसी को बोलते हैं जुंजी, यानी जुंजी का मतलब होता है कि वो आदर्श शासक, मतलब रेन और ली की जो जितने भी गुण हैं या नैतिक गुण हैं वो उनके अंदर आत्मसात हो, मतलब उसके अंदर ग्रहण किया हो, उसी को बोलते हैं कन्फ्यूशियस जुंजी बोलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अब इनके राजनीतिक दर्शन की, यानी कि पॉलिटिकल फिलोसफी की। ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि हर एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें पहला पॉइंट देखते हैं। कन्फ्यूशियस का जो राजनीतिक दर्शन है वो नैतिकता और प्रशासन को एक मानता है, यानी नैतिकता और प्रशासन यानी कि मोरालिटी और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोलता है, वो एक मानता है। कौन, तो कन्फ्यूशियस। पहला इसमें सद्गुणों द्वारा शासन, यानी शासक को भय या कठोर कानूनों के माध्यम से नहीं बल्कि अपने नैतिक चरित्र से शासन करना चाहिए। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि शासक को यानी कि राजा को
डर भय दिखाकर शासन नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने नैतिक चरित्र यानी कि मोरल वर्च्यू से शासन करना चाहिए, ताकि जनता को या प्रजा को किसी प्रकार की समस्या ना हो, क्योंकि वो राजा से डरे नहीं। क्योंकि राजा से अगर वो डर जाते हैं तो जो राज्य का विकास हो जाएगा ना, प्रॉपर विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर मिलजुल के कार्य करने से वो बहुत ही अच्छे ढंग से वो कार्य होता है। इससे क्या होता है, राजा की प्रोस्पेरिटी भी बढ़ती है, राजा का मान सम्मान भी बढ़ता है, सभी लोग राज्य में खुशी खुशी से रहते हैं। इसमें से हम लोग कह सकते हैं कि शासक का सद्गुण जो है वो हवा की तरह है, और घास मतलब जनता जो है वो घास की तरह है। जब हवा चलती है तो घास को झुकना ही पड़ता है। यानी जब राजा अच्छे हो, यानी सद्गुणों वाला हो, और वो अगर जनता से कुछ कहेंगे, कोई भी बात अगर जनता से कहेंगे, तो प्रजा जो है उसकी बातों को नकारेगी नहीं, मतलब उसकी बातों को हमेशा मान लेगी और उनके आगे वो झुक जाएंगे, मतलब कि वो अच्छे कार्यों के लिए झुक जाए। और वहीं अगर राजा क्रूर होंगे, राजा अत्याचारी होंगे, तो जनता को जबरदस्ती करवा सकते हैं, लेकिन उसमें से जनता में से कोई नहीं होते कि क्रांतिकारी व्यक्तित्व वाले उभर कर आ जाते हैं जो उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो उस प्रकार का जो सिचुएशन है वो नहीं हो पाएगा। किससे? तो सद्गुणों द्वारा शासन से उस प्रकार के जो क्रांतिकारी जो होते हैं बिहेवियर वाले, वो नहीं उत्पन्न हो पाएंगे। मतलब सभी लोग राज्य में या सभी लोग जो अपने अपने प्रांत में खुशी खुशी रहेंगे, और राजा को भी अपना राज्य या प्रशासन जो चलाना होगा उसमें किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा। मतलब राजा भी खुश और जनता भी खुश। अगला है नामों में सुधार, यानी कि यह परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। नामों में जो सुधार है ये हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि समाज में हर व्यक्ति की अपनी उपाधि और भूमिका के अनुसार आचरण करना चाहिए। यानी कि समाज में जो भी व्यक्ति है वो अपना जिसको जिस पोजीशन मिला है या जिस उपाधि मिला है या जो भी वो अपना पोजीशन पे है उसके अनुसार ही उनको कार्य करना चाहिए। जैसे मान लेते हैं राजा को राजा की तरह और पिता को पिता की तरह व्यवहार करना चाहिए। राजा जो है तो राजा की तरह व्यवहार करे, ना कि वो प्रजा की तरह व्यवहार करने लगे। मतलब राजा को अपना मान सम्मान भी बरकरार रखना है, प्रजा के साथ उतना भी वो घुल मिल नहीं जाना है कि एक दिन प्रजा ही राजा का सम्मान करना बंद कर दे। उसी प्रकार पिता को एक पिता की तरह ही व्यवहार करना चाहिए, ताकि उसका जो बॉन्डिंग है अपने फैमिली के प्रति, अपने बच्चों के प्रति वो बना रहे। हमेशा डांटते या दबाते नहीं रहना चाहिए, जिससे क्या होता है कि बच्चों में दरारें पड़ जाती, पिता और पुत्र के बीच दरार हो जाता है। तो उस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि नाम और वास्तविकता मेल नहीं खाते तो समाज में अराजकता फैल जाती है। यानी कि जब जिस प्रकार जैसे पिता है, अगर पिता जो है अगर बच्चों से नफरत करने लगे तो क्या होगा, दोनों में एक साथ मिलाप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इस स्थिति में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। दैट मीन्स उसी को बोलते हैं अराजकता फैल जाती है। अगला हम लोग बात करते हैं सामाजिक समरसता की, दैट मीन्स सोशल हार्मनी। कन्फ्यूशियस ने समाज को व्यवस्थित रखने के लिए 5 प्रमुख संबंधों यानी कि 5 की रिलेशनशिप्स को परिभाषित किया है। यानी कि समाज को एक व्यवस्थित रूप में रखने के लिए कन्फ्यूशियस ने 5 प्रकार के संबंधों का जिक्र किया है, जिनमें से पहले 4 संबंध पदानुक्रमित हैं, जबकि अंतिम जो है वो समानता पर आधारित है। यानी कि जो 4 संबंध है वो पदानुक्रमित है और अंतिम जो है वो समानता पर आधारित है। चलिए हम लोग पहला बात करते हैं। तो पहला जो है वो शासक और प्रजा का बीच रिलेशंस है। मतलब शासक को न्यायपूर्ण होना चाहिए और प्रजा को वफादार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो पहला बोला है कि शासक जो होता है ना, यानी राजा को न्यायपूर्ण होना चाहिए, मतलब सभी पक्षों को देख के ही अपना फैसला सुनाना चाहिए, और प्रजा को राजा के प्रति वफादार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो प्रजा को अपने राजा के प्रति या शासक के प्रति वफादार होना चाहिए। दूसरा है पिता और पुत्र के बीच रिलेशन को, पिता को स्नेही होना चाहिए, मतलब पिता को इतना स्नेह तो रखना चाहिए ताकि अपने परिवार से उसका संबंध जो है वो बिगड़े ना। और पुत्र को आज्ञाकारी होना चाहिए, यानी पुत्र जो को पिता की हर बातों को मानने वाला होना चाहिए, यानी कि दैट मीन्स आज्ञाकारी होना चाहिए। दूसरा है तीसरा पति और पत्नी का संबंध, पति को धर्मी होना चाहिए और पत्नी को अनुपालन
करने वाली, यानी कि पति को कैसा होना चाहिए, तो पति को धर्मी होना चाहिए, मतलब वो ऐसा नहीं कि कुछ भी जबरदस्ती बोल दे, मतलब धर्म के अनुसार ही पति होना चाहिए, और पत्नी को अनुपालन करने वाली, यानी कि पत्नी जो है वो पति की बातों को नकारने वाली नहीं होनी चाहिए। कौन कहते हैं, ये कन्फ्यूशियस कहते हैं। लेकिन आज के जमाने में जस्ट इसका अपोजिट चल रहा है, तो इसलिए इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मतलब अगला पॉइंट है बड़ा भाई और छोटा भाई में संबंध, यानी कि बड़े भाई को सौम्य होना चाहिए और छोटे भाई को आदरणीय होना चाहिए। तो ये भी आजकल देखने को नहीं मिलता है, हमेशा बड़े भाई और छोटे भाई में देखिएगा लड़ाई झगड़ा होते रहता है। तो ये तो उस टाइम के लिए कन्फ्यूशियस बोले थे कि समाज में तभी हार्मोनी या सामंजस्य स्थापित हो सकता है जब बड़ा भाई और सौम्य हो और छोटा भाई आदरणीय हो। और अगला पॉइंट है मित्र और मित्र का संबंध, यानी कि यह संबंध आपसी विश्वास और समानता पर आधारित होना चाहिए। मित्र मित्र का जो संबंध होता है वो आपसी प्रेम का संबंध होता है और समानता का संबंध होता है। उसमें मित्र मित्र में ये नहीं देखा जाता है कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन किस जाति का है, कौन है हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन है सिख है, कौन है ईसाई है, ये नहीं देखा जाता, यानी कि मित्र मित्र होता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी पोजीशंस का हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उसमें ये नहीं देखा, इसीलिए इसको समानता पर आधारित बताया गया है। अगर हम बात करते हैं कन्फ्यूशियस के दर्शन और शिक्षाओं से जुड़े साहित्य को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। दैट मीन्स हम लोग इसके टेक्स्ट की बात करते हैं, कन्फ्यूशियस के कौन कौन से टेक्स्ट जो हैं वो लिखे हैं। तो पहला है उनके शिष्यों द्वारा संकलित टेक्स्ट, जिसमें से पहला है द एनालेक्ट्स। क्या है, द एनालेक्ट्स है। यद्यपि यह कन्फ्यूशियस के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, लेकिन इसे उन्होंने स्वयं नहीं लिखा था। द एनालेक्ट्स जो है ये कन्फ्यूशियस के दर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, लेकिन ये कन्फ्यूशियस के द्वारा नहीं लिखा गया था। याद रखना है, ये कन्फ्यूशियस के द्वारा नहीं लिखा गया है। अक्सर क्वेश्चन में इसको भ्रम करने के लिए ऑप्शन में डाल दिया था, लेकिन ये कन्फ्यूशियस के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि यह उनके शिष्यों के द्वारा संकलित किया गया है। किसके द्वारा, इनके शिष्यों के द्वारा संकलित किया गया है। उनके निधन के बाद उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं, उपदेशों और उनके बीच हुए संवाद को इस पुस्तक में संकलित किया। क्या किया है, तो उनके शिष्यों के द्वारा, जब कन्फ्यूशियस का डेथ हो गया तब उनके शिष्यों अनुयायियों ने उनके उपदेशों और संवादों को इस पुस्तक में कलेक्ट किया है। क्या किया है, तो कलेक्ट यानी कि संकलित किया है। रेन, ली और जुंजी जैसी अवधारणाओं का प्राथमिक स्रोत जो है वह यही ग्रंथ है। कौन सा, तो रेन, ली और जुंजी। कौन सा, तो रेन, ली और जुंजी। रेन क्या है, ये आंतरिक क्या है, नैतिकता है। ली क्या है, ये बाहरी नैतिकता है। और जुंजी क्या है, ये आदर्श शासक है। क्या है, तो आदर्श शासक है। अगला है कन्फ्यूशियस द्वारा संपादित 5 क्लासिक्स। ये जो है 5 क्लासिक्स जो है ये कन्फ्यूशियस के द्वारा ही संपादित किया गया है। कन्फ्यूशियस ने अपने समय से पहले के प्राचीन चीनी साहित्य का गहन अध्ययन किया और उन्हें शिक्षा के लिए एक व्यवस्थित रूप दिया। इन ग्रंथों को कन्फ्यूशियस ने संपादित किया था। जो 5 क्लासिक्स जो थे इनको कन्फ्यूशियस ने ही संपादित किया था। उसमें से पहला है बुक ऑफ ओड्स। क्या है, बुक ऑफ ओड्स। यह 305 प्राचीन कविताओं और लोकगीतों का संग्रह है। या पूछा जाता है कि बुक ऑफ ओड्स क्या है, तो यह 305 प्राचीन कविताओं और लोकगीतों का संग्रह है। कन्फ्यूशियस का मानना था कि कविताएं जो हैं वह मन को शुद्ध करती थी। और कन्फ्यूशियस कहते हैं कि जो कविताएं हैं, जो गीत हैं, वो क्या करती है, मन को शुद्ध करती है। क्या करती है, तो मन को शुद्ध करती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। किसकी, तो बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। प्राचीन चीनी शासकों विशेषकर झोउ वंश के भाषणों, घोषणाओं और ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह है। कौन सा, ये बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यह राजनीतिक या आदर्श राजनीतिक प्रशासन का एक ब्लूप्रिंट था। क्या था, यह आदर्श राजनीतिक प्रशासन का ब्लूप्रिंट था। कौन, तो बुक ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हिस्ट्री बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, यह एक प्रकार का हिस्ट्री की बुक थी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बुक ऑफ राइट्स। किसकी, तो बुक ऑफ राइट्स की। इसमें प्राचीन सामाजिक मानदंडों,
अनुष्ठानों, शिष्टाचार दैट मीन्स ली की जो अवधारणा है और सरकारी प्रशासन के नियमों का वर्णन है। किसमें? तो बुक ऑफ राइट्स में। एक तरह से प्रशासन चलाने के जितने भी नियम कानून होते हैं वो किसमें थे? तो बुक ऑफ राइट्स में थे। जैसे सामाजिक मानदंड हो गया, अनुष्ठान हो गया और शिष्टाचार, ये सभी जो थे वो बुक ऑफ राइट्स में लिखे गए थे। और सरकार का प्रशासन, सरकारी प्रशासन का जो नियम है वो सभी किसमें थे? तो बुक ऑफ राइट्स में थे। अगला है आई चिंग यानी कि बुक ऑफ चेंजेज। क्या है? तो बुक ऑफ चेंजेज। यह भविष्यवाणी और ब्रह्मांड विज्ञान का एक अत्यंत प्राचीन रहस्यमय ग्रंथ है। ये जो आई चिंग है, यह बुक ऑफ चेंजेज, यह आपका भविष्यवाणी और ब्रह्मांड विज्ञान का एक प्राचीन रहस्यमय ग्रंथ है। इन और यांग की अवधारणा जो है इसी से जुड़ी हुई है। कौन सा? तो इन और यांग की अवधारणा जो है वो इसी से जुड़ी हुई है। कन्फ्यूशियस ने इस पर अपनी विस्तृत टिप्पणियां लिखी थी जिन्हें 10 विंग्स कहा जाता है। पूछा जाता है कि 10 विंग्स से संबंधित जो बुक्स है वो कौन सा है? तो वह आई चिंग या बुक ऑफ चेंजेज है। कौन सा? तो आई चिंग और या हम लोग बोल सकते हैं बुक ऑफ चेंजेज जो है, जो कि 10 विंग्स से संबंधित है। अगला हम लोग बात करते हैं स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स। यह कन्फ्यूशियस के गृह राज्य लू का कालानुक्रमिक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। जो स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स जो है यह किसका? तो लू राज्य का कालानुक्रमिक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। यह एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसे कई विद्वान सीधे तौर पर कन्फ्यूशियस द्वारा रचित या गहराई से संपादित मानते हैं। किसको? तो स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स को। हम लोग बात करते हैं 4 पुस्तकें। चीनी दर्शन में इन 4 पुस्तकों को बाद में नव कन्फ्यूशियसवाद के दार्शनिक सु झूसी द्वारा 12वीं शताब्दी यानी कि सोंग राजवंश में एक साथ समूहीकृत किया गया था। इन्हें चीनी सिविल सेवा परीक्षा का मुख्य आधार बनाया गया। ये 4 पुस्तकें यानी कि द 4 बुक्स झूसी के द्वारा संकलित की गई थी, जिसको चीनी सिविल सेवा परीक्षा का मुख्य आधार बनाया गया। उसमें से पहला है द एनालेक्ट्स। क्या है? द एनालेक्ट्स जो है, जो कि कन्फ्यूशियस के संवाद है। कौन सा? तो द एनालेक्ट्स जो है वो कन्फ्यूशियस के संवाद है। दूसरा है मेसियस। क्या है? मेंसियस है, सॉरी मेंसियस है। यह कन्फ्यूशियस के सबसे प्रसिद्ध अनुयायी मेंसियस की शिक्षाओं का संग्रह है। मेंसियस जो है यह कन्फ्यूशियस के सबसे प्रसिद्ध अनुयायी मेंसियस का शिक्षाओं का ग्रंथ है। देन फिर है आपका ग्रेट लर्निंग। कौन सा? तो ग्रेट लर्निंग। यह मूल रूप से बुक ऑफ राइट्स का एक अध्याय है। जो ग्रेट लर्निंग जो है वह बुक ऑफ राइट्स का एक अध्याय है और यह शासकों और कुलीनों के लिए नैतिक शिक्षा पर केंद्रित है। किस पर? तो शासकों और कुलीनों के नैतिक शिक्षा पर केंद्रित है। देन नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन। क्या है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन, यह भी बुक ऑफ राइट्स का एक हिस्सा है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन भी है, यह भी किसका है? तो राइट्स, बुक ऑफ राइट्स का हिस्सा है। यह जीवन में संतुलन, मध्य मार्ग और सद्भाव बनाए रखने के दार्शनिक पहलू पर केंद्रित है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन जो है यह जीवन में संतुलन, मध्य मार्ग और सद्भाव बनाए रखने के दार्शनिक मूल पर केंद्रित है। अब हम देखते हैं तुलनात्मक, दैट मींस हम लोग कंपैरिजन करते हैं किसके किसके बीच? तो डिफरेंट दार्शनिकों के बीच। उसमें से पहला है कन्फ्यूशियस बनाम प्लेटो, यानी कि कन्फ्यूशियस और प्लेटो में दोनों में डिफरेंसेस क्या थे या समानताएं क्या थी। तो सबसे पहले हम लोग समानताएं बात करते हैं कि दोनों का मानना था कि शासन केवल सद्गुणी और ज्ञानी लोगों के हाथों में होना चाहिए। यानी कि प्लेटो और कन्फ्यूशियस ये दोनों लोग मानते थे कि शासन जो केवल सद्गुणी और ज्ञानी लोगों के हाथों में होना चाहिए, दैट मीन्स एलिट रूल्स होने चाहिए। प्लेटो का दार्शनिक राजा वैचारिक रूप से कन्फ्यूशियस के जुंजी के बहुत करीब था। यानी कि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा था, यानी कि फिलोसोफर किंग जो था, वह कन्फ्यूशियस के जुंजी के बहुत ही करीब था। यानी कि दोनों में क्या था कि सद्गुणी और ज्ञानी होना दोनों के लिए जरूरी था, तभी वह आदर्श राज्य मतलब आदर्श शासक बन सकते थे एक राज्य के लिए।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो लोग के डिफरेंसेस की, अंतर की, तो प्लेटो का जो ध्यान था राज्य की संस्थागत संरचना पर अधिक था, यानी कि प्लेटो जो थे वो राज्य की संस्थागत संरचना पर अधिक बात करते हैं, जबकि कन्फ्यूशियस का ध्यान जो था वो व्यक्तिगत नैतिकता और पारिवारिक संबंधों पर अधिक था। यानी कि डिफरेंसेस क्या है कि प्लेटो जो थे वो राज्य की संस्थागत संरचना की बात करते हैं, जबकि कन्फ्यूशियस जो है वो व्यक्तिगत नैतिकता और पारिवारिक संबंधों की बात करते हैं। देन हम लोग अगला बात करते हैं कन्फ्यूशियस बनाम कानूनीवाद। इसमें विरोधाभास क्या है कि चीनी दर्शन में कानूनीवाद जैसे हान फिजी के विचार, यह मानता है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है, मनुष्य जो होता है ना वो स्वभाव से स्वार्थी होता है और उसे नियंत्रित करने के लिए कठोर कानूनों और दंड की आवश्यकता है। इसके विपरीत कन्फ्यूशियस मानते हैं कि समाज को नैतिक उदाहरणों जैसे ली और रेन से सुधारा जा सकता है। यानी कि हान फिजी जैसे विचारक मानते हैं कि मनुष्य जो है ना एक स्वभाव से स्वार्थी प्राणी होता है और उसे नियंत्रित करने के लिए कठोर कानून की आवश्यकता होती है। वहीं कन्फ्यूशियस कहते हैं कि समाज को नैतिक उदाहरणों द्वारा सुझाया जा सकता है, जिसमें से ली और रेन की जो अवधारणा है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग टेबल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं पहले आधार यानी कि बेस की, जिसमें से पहला है शासन का आधार, यानी कन्फ्यूशियस कहते हैं कि शासन का जो आधार होना चाहिए वो नैतिक सद्गुण और शिष्टाचार होना चाहिए। कैसा? तो नैतिक सद्गुण और शिष्टाचार होना चाहिए। वहीं प्लेटो बोलते हैं कि शासन का आधार के लिए ज्ञान और विवेक का होना जरूरी। क्या? तो ज्ञान और विवेक का होना जरूरी है। वहीं कानूनवाद यानी कि हान फिजी बोलते हैं कि कानून कठोर और दंड व्यवस्था होना चाहिए, यानी कि शासन का जो आधार होना चाहिए वो कठोर कानून और दंड व्यवस्था होना चाहिए। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं आदर्श शासक की। तो कन्फ्यूशियस ने आदर्श शासक को क्या कहा? तो जुंजी कहा, जिसको श्रेष्ठ पुरुष भी कहा जाता है। वहीं प्लेटो ने इसे दार्शनिक राजा यानी कि फिलोसोफर किंग कहा और कानूनीवाद में इसे निरंकुश और शक्तिशाली सम्राट कहा गया। कैसा? तो निरंकुश और शक्तिशाली सम्राट कहा गया है। अगला हम लोग बात करते हैं मानव स्वभाव की। तो मानव मूल रूप से सुधार योग और नैतिक है, यानी कि मानव का जो स्वभाव है मूल रूप से सुधार योग है, यानी कि उसको सुधारा जा सकता है और वह नैतिक है। वहीं प्लेटो मानते हैं कि मानव आत्मा में तीन तत्व विवेक, साहस और क्षुधा है, मतलब मानव आत्मा में तीन तत्व होते हैं। कौन कौन से? तो विवेक, साहस और क्षुधा, दैट मीन्स इच्छा होते हैं। वहीं कानूनवाद मानता है कि मानव स्वभाव स्वार्थी और दुष्ट होता है, मतलब कि मानव का जो स्वभाव होता है वह स्वार्थी और दुष्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं समानता की। तो कन्फ्यूशियस और प्लेटो जो है वो दोनों कौन कौन? तो कन्फ्यूशियस और प्लेटो अभिजातीय शासन यानी कि इलिस्ट रूल के समर्थक थे। किसके? तो इलिस्ट रूल के समर्थक थे, जहां सत्ता गुणी और ज्ञानी लोगों के हाथों में होना चाहिए। सत्ता जो होना चाहिए वह गुणी और ज्ञानी, मतलब कि जो नॉलेजेबल हो उन लोगों के हाथों में होना चाहिए। वहीं कानूनवाद मानता है कि यह पूरी तरह राज्य की दंडात्मक शक्ति पर निर्भर करता है, यानी कि समानता इसमें क्या है, मतलब इसमें यही है, कानूनवाद में बोलते हैं कि पूरी तरह से राज्य जो होना चाहिए वो दंडात्मक शक्ति पर होना चाहिए। चलिए अब हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। इसमें से पहला एमसीक्यू है, आप लोग को बताना है, पीवाईक्यू है ये सभी। क्या है? ये सभी पीवाईक्यूज हैं। पहला है कन्फ्यूशियस की नामों का सुधार की अवधारणा का क्या तात्पर्य है? तभी हम आपने पढ़ा कि नामों की सुधार क्या है, तो यह क्या है? तो यह है सामाजिक भूमिकाओं और उपाधियों के अनुरूप कर्तव्यों का निर्वहन करने की, जैसा नाम हो उसके अनुसार उसका कर्तव्य का निर्वहन करना ही क्या बोलते हैं? नामों का सुधार, यानी क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है रेन और ली के बीच क्या संबंध है? तो रेन क्या है? रेन आपका है आंतरिक नैतिक और ली क्या है? वो बाहरी नैतिक है, यानी कि रेन जो है वो आंतरिक मानवता और ली जो है वह बाहरी अभिव्यक्ति है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका सी हो जाएगा। देन हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है वो कन्फ्यूशियस के उपदेशों और उनके शिष्यों के साथ संवादों का सबसे प्रमाणिक संकलन माना जाता है? यानी कि उसके उपदेशों और शिष्यों के द्वारा संकलित
कौन सा था, तो द एनालेक्स था। कौन सा था, तो द एनालेक्स, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। कौन सा, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कन्फ्यूशियस के 5 प्रमुख संबंधों में से कौन सा एकमात्र संबंध समानता पर आधारित है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर बात किया है कि समानता किसमें होती है, तो मित्र और मित्र में समानता होती है। किसमें, तो मित्र और मित्र में समानता होती है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित दार्शनिकों में से किसकी तुलना कन्फ्यूशियस के जुंजी, दैट मीन श्रेष्ठ पुरुष की अवधारणा से की गई है। तो जुंजी से किसकी तुलना की गई है, तो प्लेटो के दार्शनिक राजा की तुलना की गई। किसकी, तो प्लेटो के दार्शनिक राजा की तुलना जुंजी से की गई है। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर है कि कन्फ्यूशियस की जियाओ की अवधारणा किससे संबंधित है। तो जियाओ की अवधारणा जो है वो किससे संबंधित है, तो ये है आपका पितृभक्ति और पूर्वजों के सम्मान से। किससे, तो अपने माता पिता और पूर्वजों का सम्मान को ही क्या बोलते हैं, तो जियाओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो जियाओ बोलते हैं, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शासक को उत्तरी ध्रुव तारे के समान होना चाहिए जो अपनी जगह स्थिर रहता है और बाकी सभी तारे उसके परिक्रमा करते हैं। यह कथन कन्फ्यूशियस के किस विचार को दर्शाता है। यह कन्फ्यूशियस के कौन सा विचार को दर्शाता है, यानी कि शासक जो होना चाहिए उत्तरी ध्रुव के समान होना चाहिए, यानी कि एक जगह अडिग होना चाहिए, जो अपनी जगह स्थिर रहता है और बाकी सभी उसकी परिक्रमा करते हैं। तो यह जो है वो नैतिक सद्गुणों द्वारा शासन, इसी को यह दर्शाता है। किसको, तो नैतिक सद्गुणों द्वारा शासन को यह दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस का जीवन काल प्राचीन चीन के किस ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो कन्फ्यूशियस को जो जीवन काल है हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, क्या है, ये वसंत और शरद काल, यानी कि स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड के ऐतिहासिक काल से संबंधित, यानी आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। देन नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि चीनी राजनीतिक चिंतन में कन्फ्यूशियस के दर्शन का सबसे कड़ा विरोध किस विचारधारा ने किया था, जो मानती थी कि शासन कठोर कानूनों से चलना चाहिए। क्या चाहिए, तो शासन जो है ना वह कठोर कानूनों से चलना चाहिए। किसके द्वारा किया गया था, यह कानूनवाद के द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया था। किसके द्वारा, तो यह कानूनवाद के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। देन अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का कि 4 पुस्तकें यानी कि 4 बुक्स जो बाद में चीनी सिविल सेवा का आधार बनी, उनमें से कौन सी पुस्तक शामिल नहीं है। तो कौन सी पुस्तक शामिल नहीं है, तो ग्रेट लर्निंग शामिल है, डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन भी शामिल है और द एनालेक्ट्स भी ये शामिल है। तो बुक ऑफ ओट्स जो है ये शामिल नहीं है। कौन सा, तो बुक ऑफ ओट्स जो है ये शामिल नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और जो लोग भी चैनल में आते हैं और हमारे वीडियो को देखते हैं वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी आप लोग के लिए वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। इस तरह से आप लोग देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमें भी बुरा लगता है। मैं तो चैनल के बीच में बोलता नहीं हूँ कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लेकिन लास्ट में आप लोग जरूर इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें भी इंस्पिरेशन मिलता रहे आप लोग के लिए वीडियो बनाने का। और हमारे झार शिक्षा मोबाइल ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वहां आपको इस पेड ग्रुप पे जाइएगा, जहां पर इसका पीडीएफ जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इस पे आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। ये जो अभी आज का लेक्चर का जो वीडियो है इस पे आपको ये मिल जाएगा। और जिनको लगता है कि हमारी तैयारी अधूरी है तो इस कोर्स को आप लोग ले सकते हैं, जिसमें से आप लोग को यहाँ 15,000 प्लस 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट का आपको बुक दिया गया है, बुकलेट दिया गया है। 20 बुकलेट्स है जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जिसमें आप लोग कंफर्टेबल है वो आप लोग उसमें पढ़ सकते हैं। प्लस साथ इसमें 10 ऑनलाइन टेस्ट है और 10 जो है आपको इसमें ऑफलाइन टेस्ट भी आपको ऐड कर दिया जा रहा है, जिसमें से अभी जो है 4 जो है वो अपडेट हो गया है, तो 4 आप लोग उसमें से देख सकते हैं। प्लस इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी दिया जाएगा, तो जिनको लेना हो इनको अभी ले सकते हैं। इनका अभी जो है होली के शुभ अवसर पर इसमें ऑफर प्राइस जो अभी है वो आपका 899 में आपको
मिल जाएगा। तो आप लोग इसको ले सकते हैं और अपनी परीक्षा को तैयारी दे सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में ज्यादा दिन नहीं है। जितना हो सके आप लोग इसमें जो बुकलेट्स दिया हुआ है उसको आप लोग पढ़िए। आपका एक भी क्वेश्चन जो है ना वो इस बुकलेट से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा भरोसा है। आप लोग अच्छे नंबरों से जरूर पास हो जाइएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।